नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनने में लगभग नामुमकिन लगती है। कैसे दर्जनों ताकतवर और आज़ाद रियासतों को मिलाकर एक आधुनिक राज्य राजस्थान बनाया गया। तो सवाल यही उठता है, 22, जी हाँ, 22 अलग अलग रियासतें, हर एक की अपनी फौज, अपने कानून और अपना एक शानदार इतिहास। इन सबको एक झंडे के नीचे लाना तो लगभग असंभव सा लग रहा था। तो फिर ये हुआ कैसे? आज हम राजस्थान का जो नक्शा देखते हैं, है ना, एक पूरा राज्य, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। जरा सोचिए, ये जमीन एक पहेली की तरह थी, छोटे बड़े टुकड़ों में बटी हुई, जहां हर टुकड़ा अपनी पहचान पर गर्व करता था। तो इस एकीकरण की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब ये जमीन सच में महान साम्राज्यों की भूमि थी। एक ऐसी जगह जहां आज़ादी की कीमत वीरता से चुकाई जाती थी। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो पावर सेंटर्स थे, वो ताकतें थीं जिन्होंने सदियों तक इस पूरे इलाके की किस्मत लिखी। और हर एक की अपनी अलग कहानी थी, अपनी अलग शान। और इस आज़ादी की जिद की सबसे बड़ी मिसाल महाराणा प्रताप। सोचिए, एक तरफ मुगल सम्राट अकबर की बेहिसाब ताकत और दूसरी तरफ मेवाड़ का ये शासक। अकबर ने 4 बार अपने दूत भेजे, समझाया, मनाया, लेकिन जवाब हर बार एक ही था, नहीं। ये सिर्फ एक राजा की लड़ाई नहीं थी, ये इस मिट्टी के स्वाभिमान की कहानी थी। तो ये जो आज़ादी की भावना थी ना, ये सदियों तक चलती रही। मुगलों का असर कम हुआ तो लगा शायद अब सब ठीक होगा, लेकिन नहीं। एक नई ताकत ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर शुरू हुआ प्रतिरोध का एक नया दौर। और वही चिंगारी 1857 के महाविद्रोह में फिर से आग बन गई। नसीराबाद की छावनी से जो शोला उठा, वो एरनपुरा तक फैल गया। और आउवा के ठाकुर खुशाल सिंह जैसे लोगों ने तो सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को ललकार दिया। लेकिन अब कुछ बदल रहा था। अर्जुन लाल सेठी का ये एक सवाल सुनिए, ये सब कुछ बयां कर देता है। अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा? समझ रहे हैं? अब ये लड़ाई सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं रही थी, ये आम लोगों की लड़ाई बन रही थी, उनका फर्ज बन रही थी। और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब फोकस राजाओं और उनकी तलवारों से हटकर आम लोगों पर आ जाता है, वो लोग जो अब जाग रहे थे। तो सवाल ये है कि ये जो लोगों का जागरण था, ये संगठित कैसे हुआ? इसका जवाब है प्रजामंडल। सीधे सीधे कहें तो लोगों की समितियां। ये वो मंच थे जहां पहली बार किसान, टीचर, छोटे व्यापारी सब एक साथ आए और बोले, हमें हमारे हक चाहिए, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी सुने। और इनकी मांगे सुनिए, ये कोई छोटी मोटी बातें नहीं थीं, ये तो क्रांतिकारी थीं। वो सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि राजा अच्छा हो, नहीं, वो कह रहे थे हमें उत्तरदायी सरकार चाहिए। मतलब ऐसी सरकार जो जनता को जवाब दे। वो अपने नागरिक अधिकार मांग रहे थे और बेगार यानी जबरदस्ती बिना पैसे के काम कराने वाली प्रथा का अंत चाहते थे। ये तो राजशाही को सीधी सीधी चुनौती थी। और ये मत सोचिए कि किसी एक दो जगह हो रहा था। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, एक एक करके पूरे राजपुताना में ये आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहे थे। ये इस बात का साफ इशारा था कि अब बदलाव की हवा हर रियासत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन इस आज़ादी के साथ ही एक बहुत बड़ी, एक पहाड़ जैसी चुनौती सामने खड़ी थी। इन सारी अलग अलग रियासतों को एक कैसे किया जाए? 22। बस इस एक नंबर के बारे में सोचिए। 22 अलग अलग रियासतें, हर एक का अपना राजा, अपने नियम, अपनी पहचान। इन सबको मिलाकर एक राज्य बनाना, सोचिए कितना मुश्किल, कितना पेचीदा काम रहा होगा ये। तो सरकार ने इस मुश्किल पहेली को सुलझाया कैसे? एक बहुत ही स्मार्ट नियम के साथ। एक शर्त रखी गई, सिर्फ वही रियासतें आज़ाद रह सकती हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो और सालाना आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा। अब हुआ ये कि इस शर्त को सिर्फ 4 बड़ी रियासतें ही पूरा कर पाईं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। बाकी छोटी रियासतों के लिए विलय के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं। और बस यहीं से एकीकरण का रास्ता खुल गया। पर यह एकीकरण कोई एक दिन का काम नहीं था। ये तो 7 हिस्सों में खेली गई एक लंबी सियासी शतरंज की बाजी थी। देखें,
पहले छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर मत्स्य संघ जैसा एक ग्रुप बनाया गया। फिर धीरे धीरे दूसरे ग्रुप बने, उनको बड़ा किया गया, जैसे तीसरे स्टेप में जब उदयपुर शामिल हुआ। लेकिन असली गेम चेंजर था चौथा स्टेप, जब जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसी बड़ी ताकतें भी साथ आ गई। और फिर आखिरी के स्टेप्स में इन सारे टुकड़ों को एक एक कर जोड़ा गया। तब जाकर वो नक्शा पूरा हुआ जिसे आज हम राजस्थान। और इस तरह इस पूरी कहानी के बाद हम पहुंचते हैं आज के राजस्थान पर, एक ऐसी पहचान जो कई हिस्सों को जोड़कर बनी है। 1 नवंबर 1956, इस तारीख को याद रखिए। यही वो दिन था जब ये मुश्किल और लंबा सफ़र आखिरकार खत्म हुआ और जन्म हुआ उस राजस्थान का जिसे आज हम सब जानते हैं, एक पूरा, एक बना हुआ आधुनिक राज्य। और यही तो आज के राजस्थान की सबसे खास बात है ना? ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी पहचान है जो अपने राजा महाराजाओं के गौरवशाली इतिहास को भी सीने से लगाए हुए है और साथ ही भारत का एक लोकतांत्रिक हिस्सा होने के भविष्य को भी पूरी तरह अपना चुकी है। मतलब अतीत और भविष्य का एक कमाल का संगम। तो चलिए आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। राजस्थान की ये पूरी कहानी हमें इस गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि एक ही जगह का, एक ही वक्त में राजाओं की धरती भी होना और आम लोगों का राज भी होना, इसका